नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। तो जो कुछ हुआ है ट्रंप के साथ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पलटा है और उसके पहले भी जो कुछ चल रहा था, उसके बाद से ईरान के अंदर जंग कब शुरू होगी, अब इस सवाल को लेकर लगातार बातचीत हो रही है और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान पर हमला अब हुआ तब हुआ। मैं देखिए अभी भी ये बिल्कुल कंफर्म नहीं मुझे लग रहा है। अगर मैं अपने दिमाग की बात करूं तो मुझे ये कंफर्म नहीं लग रहा है कि ईरान पर अटैक होना 100% श्योर है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से डेट्स दे रहे हैं। बहुत लोगों का तो ये कहना है कि इसी वीकेंड में, यानी शनिवार की दोपहर, हिंदुस्तान से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और शनिवार की रात को अमेरिका हमला कर सकता है या संडे को हमला कर सकता है या अगले हफ्ते हमला कर सकता है। लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं और इस तरह की बातों को ताकत देने के लिए, इस तरह की बातों को मजबूत करने के लिए भी हमारे पास काफी वजहें हैं। एक खबर आई और आज की खबर है ये कि अमेरिका लगातार इवैक्यूएट कर रहा है अल उदैद और बाकी उसके जो बेस हैं, अमेरिकन बेसेज हैं जहां 40 से 50 हजार अमेरिकन सैनिक रहते हैं, उनको लगातार इवैक्यूएट कर रहा है। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है कि वहां जो सैनिक बेस्ड हैं, उनकी फैमिलीज भी होती हैं, सैनिक भी होते हैं, उनको वहां से हटा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान ने यूनाइटेड नेशंस को एक खत लिखा है और इस खत में यह बात साफ की है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो इजराइल और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने बेसेज हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे कहीं भी हो, बहरीन में हो, जहां भी बेसेज हैं, उन बेसेज पे हम हमला करेंगे और वो हमारे लेजिटिमेट टारगेट होंगे। वो हमारे ऐसे टारगेट होंगे जिन पर हमला करना हमारे हिसाब से पूरी तरह से सही होगा। ये यूनाइटेड नेशन को अमेरिका ने बता दिया है। तो अमेरिका का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर जंग शुरू होती है और इन ठिकानों पर हमला होता है तो 30-40 हजार अमेरिकन सैनिकों और उनके परिवार जो वहां पे कुछ के रहते हैं, वो सब की जान खतरे में पड़ सकती है। तो पहला जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये, हथियार तो लगा ही दिए हैं, ये हम जानते ही हैं कि वहां पर पहले से यूएसएस अब्राहम लिंकन पड़ा हुआ है, यूएसएस जॉर्ज बुश को भेजा जा रहा है, वो बहुत करीब पहुंच चुका है, जहाजें हैं, ये सब तो हम जानते ही हैं। लेकिन ये जो इवैक्यूएशन हो रहा है, इसने ये अंदेशा और बढ़ा दिया है कि हमला जल्दी हो सकता है। पिछली बार भी जब अमेरिका ने हमला किया था तो ये इवैक्यूएशन हुआ था। इसके अलावा पोलैंड सहित कई मुल्कों ने, यूरोपीय मुल्कों ने अपने जो नागरिक रह रहे हैं ईरान में, उनसे जल्द से जल्द ईरान खाली करके मुल्क अपने वापस लौट जाने को कहा है कि कल को ऐसे हालात हो सकते हैं कि आप वापस आ ही ना पाए। तो यह भी अंदेशे को बढ़ा रहा है। लेकिन मैं कहूं कि यह सब भी माहौल बनाने के लिए हो सकता है, ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए हो सकता है। कई तरह की खबरें आ रही हैं। एक खबर यह आ रही है कि ईरान ने विटकाफ से कहा कि ठीक है, हम अगले 3 साल तक एटॉमिक जो हमारा चल रहा है, काम चल रहा है रिएक्टर का, वो हम बंद कर देंगे और उसके बाद 3.6% पर अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको हम रोक देंगे। ये बातें यहां तक मानने को ईरान तैयार हो गया। ये एक बात आ रही है, ईरान की तरफ से नहीं आ रही है, और उस पर विटकाफ नहीं माना, बोला इतने से नहीं होगा वगैरह वगैरह। ट्रंप कह रहा है 10 दिन का वक्त दिया गया है। ईरान का कहना है कि 10 दिन के अंदर वो रिटर्न में प्रपोजल देगा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ईरान लगातार इस बात को कह रहा है कि मिसाइल्स वाला, बैलिस्टिक मिसाइल्स वाला मामला मानने को हम तैयार नहीं है। हमास वगैरह की मदद रोकने का जो मामला है वो मानने को तैयार नहीं है। एटॉमिक बम हमको बनाना नहीं है, हम एटॉमिक बम बनाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए एटॉमिक वाले मामले में हम समझौता करने को तैयार हैं। यहां तक कि आरागची का यह बयान आया कि 0% एनरिचमेंट की हमारे ऊपर कोई शर्त नहीं रखी गई है। अब देखिए अमेरिका को कैसी डील चाहिए, ट्रंप कैसी डील पर खुश हो सकता है, इस बात को समझने के लिए ट्रंप को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ट्रंप बेसिकली कोई ऐसी डील चाहेगा, और खास तौर पर तब जब सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ वाले मामले पर उसकी जबरदस्त बेइज्जती हो चुकी है, तो ट्रंप कोई ऐसी डील चाहेगा जिसको अपनी जनता के बीच में बड़ी जीत बता सके। मैं आपको लगातार यह बात कह रहा हूं कि एक प्रपोजल जिस पर बाहर बात नहीं हो रही है, लेकिन वो प्रपोजल है, वो ये है कि ईरान के जो तेल के अड्डे हैं, गैस के अड्डे हैं, यहां अमेरिका को थोड़ा बहुत साझेदारी दे दी जाए। अमेरिका को उसके बिजनेस में शामिल कर लिया जाए, वहां से 5%, 6% कमीशन अमेरिका को जाने लगे। ट्रंप बिजनेसमैन है और उसको पैसा मिलेगा तभी वो सबसे ज्यादा खुश होगा।
जहां से उसको पैसा मिला उससे वो खुश हुआ और उसको वो बेच पाएगा अपने अमेरिका में, अपने लोगों से कह पाएगा, क्योंकि ट्रंप के सामने बहुत सारे संकट हैं। टैरिफ के मामले पे तो मुंह की खाई, इसके बाद जाना है मिड टर्म इलेक्शन में, वैसे ही उसके जो परिणाम हैं वो बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। और अगर ईरान के साथ जंग के बाद वो मिड टर्म इलेक्शन में जाएगा तो ये जान लीजिए कि उसका इलेक्शन हारना तय है। और अगर इलेक्शन हारा तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट आएगा। इंपीचमेंट में ट्रंप को गद्दी से हटाया जा सकता है, उसको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए या दुनिया के प्रेसिडेंट के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती है कि बीच कार्यकाल के उसको इंपीच करके निकाल दिया जाए। तो ऐसा वो नहीं चाहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा दिमाग सबके बावजूद कह रहा है, पब्लिकली उसका वीडियो आ गया, किसी ने उससे पूछा कि क्या आप ईरान पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, उसने हां कहा। इस तरह की बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। मैं जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं, सारी रात जग के देखता हूं, सारे न्यूज जितने अपडेट्स आते रहते हैं सब लगातार देखता रहता हूं, दुनिया भर के अखबार पलटता रहता हूं। तो मुझे मालूम है कि माहौल पूरा ऐसा ही बना है कि ईरान पर हमला होगा, लेकिन मैं लगातार यही सोच रहा हूं कि ईरान पर हमले से क्या वाकई ट्रंप को कोई फायदा होगा। देखिए, ये 25 बार मैं कह चुका हूं, 100 बार कह चुका हूं और फिर दोहराऊंगा कि ईरान के पास मिसाइल की जो ताकत है उसको अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है। अभी मुजाहिरा किया ईरान ने अपनी मिसाइल के ताकत का, एक जर्नलिस्ट को ले गए थे और वो वीडियो बाहर आया जिसमें एक अंडरग्राउंड टनल है और ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितनी मिसाइलें हैं ईरान के पास। हकीकत यही है कि दुनिया में किसी को नहीं पता है कि ईरान के पास वाकई कितनी मिसाइलें हैं। आप याद कीजिए, लारिजानी ने कहा था कि पिछली बार तो हमने केवल 5% मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और 5% मिसाइलों के इस्तेमाल से 6% इजराइल बर्बाद हो गया था। ईरान के पास बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन्स हैं और ईरान का यह कहना है कि अगर हमला हुआ तो जो जंगी जहाज लगे हुए हैं, यूएसएस जो 2 लगे हुए हैं, उन जहाजों पर वो ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा, उन दोनों को डुबो देगा। मान लीजिए ऐसा करने में ईरान कामयाब होता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं ईरान का नुकसान नहीं होगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहां बैठ के बोलूं कि ईरान इतना मजबूत है कि अमेरिका उसका कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होगा, ईरान का भी जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि इस नुकसान के साथ एक भी जंगी जहाजी जो बेड़ा है वो डूब जाता है अमेरिका का, 2-4 बेसेस बर्बाद हो जाते हैं और 15-20% इजराइल तबाह हो जाता है। अगर इतना भी होता है तो भयानक रूप से इसको अमेरिका की हार कहा जाएगा। अमेरिका अभी तक जो खबरें फैला रहा है, जो खबरें फ्लोट की जा रही हैं अमेरिका के जर्नलिस्टों द्वारा, वो ये हैं, एक्सियास खास तौर पे मैंने आपसे बताया कि बराक राबिट जो है वो इस समय पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल का एजेंडा चला रहा है। तो उसके यहां से जो खबर आई है, जो सूत्रों पे हमेशा आधारित होती है, कौन से सूत्र हैं कभी बताया नहीं जाता है, उसमें यह कहा गया कि ट्रंप के सामने यह अल्टरनेटिव दिया गया है कि खामनेई, अली खामनेई साहब और उनके बेटा मुस्तफा खामनेई को निशाना बना के मार दिया जाए। देखिए, यह अमेरिका कर सकता है, अमेरिका ने पहले भी किया है। लेकिन ईरान को भी जब पता है कि अली खामनेई साहब पे सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा, तो यह तय मानिए कि ईरान ने सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था की होगी तो वो अली खामनेई के लिए की होगी। जो अपने सबसे सुरक्षित बंकर होंगे, लगातार उसमें उनको ट्रांसफर किया जा रहा होगा, इस बंकर से उस बंकर में, एक जगह वो रुक नहीं रहे होंगे। ईरान भी पूरी तरह से लगा होगा अली खामनेई को बचाने के लिए। ऐसे में अगर मान लीजिए अमेरिका हमला करता है निशाना बना के और वो हमला चूक जाता है, उस हमले में खामनेई साहब को कुछ नहीं होता है, तो हार किसकी मानी जाएगी? अमेरिका की मानी जाएगी। ईरान में मान लीजिए सारी जंग चलती है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और उसके बाद सरकार नहीं बदल पाते हैं, यह हार किसकी मानी जाएगी? अमेरिका की मानी जाएगी। अगर मान लीजिए ईरान का 10-12% तबाह भी कर देते हैं और सरकार नहीं बदल पाते हैं, तो यह ईरान की जीत मानी जाएगी, अमेरिका की हार मानी जाएगी, क्योंकि अमेरिका दावा कर रहा है कि 10 से 15 दिन में हम ईरान को खत्म कर देंगे। और सब जानते हैं कि यह दावा चलने वाला नहीं है। और आप देखिए, ब्रिटेन ने साफ साफ कह दिया है कि हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। ब्रिटेन जो अमेरिका की हर जंग में शामिल रहा है। असल में सारा मामला है, डिएगो गार्सिया करके एक आइलैंड है और यह हिंद महासागर में आइलैंड है। इस आइलैंड पर चाहता था अमेरिका कि वो अपनी आर्मी को उतारे और यहां से हमला करे ईरान के ऊपर, यहां पर बेस बनाए। अब ब्रिटेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हम डिएगो गार्सिया आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन भी अभी बहुत बड़ा रिस्क ईरान के चक्कर में लेने वाला नहीं है।
अमेरिका के अंदर लगातार अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेट्स को तो छोड़ दीजिए, जो ट्रंप के विरोधी हैं, जो ट्रंप की अपनी पार्टी के हैं रिपब्लिकन्स, उनमें भी काफी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को जंग की जरूरत नहीं है। अमेरिका की इकॉनमी बिल्कुल तबाह है। 4.5% की ग्रोथ ये चाहते थे, 4.5% की ग्रोथ इन्होंने प्रेडिक्ट की थी कि होगी, लेकिन पहले क्वार्टर में जो ग्रोथ हुई है वो केवल 1.5% की हुई है। और ये तो तब है जब इतना ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिया गया। अब टैरिफ भी कम हो गया है और अमेरिका की इकॉनमी पूरी तरह से तबाही के कगार पर लगातार चल रही है, आज से नहीं चल रही है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ रेट घटती जा रही है। ऐसे में ईरान की जंग में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होंगे और उसके हिसाब से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली तो यह अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। इसलिए अमेरिका की ज्यादातर जो आबादी है वो नहीं चाहती कि जंग हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप ने अगर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है तो उसके पीछे दो वजह हैं। पहली बात तो यह कि शायद इस बात को लेकर वो मुतमईन नहीं है कि ईरान की जंग तुरंत जीती जा सकती है, और दूसरी बात यह कि वो इंतजार कर रहा है कि ईरान से कोई ऐसा प्रपोजल आ जाए समझौते का जिसको अपनी जीत बनाकर वो पेश कर सके। और मुझे लगता है ईरान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जंग होगी तो ईरान जबरदस्त जवाब देगा, लेकिन अगर इस मौके का फायदा उठाकर ईरान अमेरिका के साथ कोई डील कर लेता है तो यह भी बहुत मजेदार होगा। जहां तक इजराइल का सवाल है, इजराइल तो मरा जा रहा है इस बात के लिए कि किसी भी तरह से जंग हो जाए। इजराइल ने भी अपने यहां जितने तरह की तैयारियां होती हैं सब करना शुरू कर दिया है। आर्मी को तैयार कर दिया है, बाकी सब तैयार कर दिया है। उसको लग रहा है कि बस जंग हो ही जाएगी, और उसको लग रहा है तो यूं ही नहीं लग रहा होगा, उसको इशारा भी किया होगा। असल खेल जो देखना है वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का देखना है, अरब नेशंस का देखना है। और उस खेल को दिखाने से पहले, उस खेल को देखने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि इजराइल उनके बारे में क्या सोचता है। आपने हक्काबी का नाम सुना हुआ है। हक्काबी यहूदी हैं और अमेरिका के राजदूत हैं इजराइल में, लेकिन कई बार लगता है कि इजराइल के स्पोक्स पर्सन हैं। अमेरिका से ज्यादा मोहब्बत उनको इजराइल से है। टकर कार्लसन बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, दुनिया भर में जाते रहते हैं, शानदार इंटरव्यूज करते रहते हैं। पुतिन का इंटरव्यू किया है और भी जाने किसका किसका इंटरव्यू किया है। वो गए हुए थे इजराइल, और इजराइल में उन्होंने माइक हक्काबी का इंटरव्यू किया। हक्काबी से जब टकर कार्लसन ने पूछा कि आखिर इजराइल किस हक से यहां पर है, तो वही जवाब दिया गया कि भगवान ने कहा था, गॉड ने कहा था कि यह इलाका तुम्हारा होगा। तो हक्काबी ने कहा कि अगर उस किताब को सही मान लें तब तो नील नदी से लेकर यूफ्रेटस तक पूरा इलाका इजराइल को दिया गया था। तो हक्काबी ने कहा कि हां, अगर इस पूरे इलाके पर भी इजराइल कब्जा कर ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने मैंने वो नक्शा रख दिया है। अगर इस पूरे इलाके पर अमेरिका की मदद से इजराइल कब्जा कर ले तो भी हक्काबी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 6 अरब मुल्क आते हैं, आप देख लीजिए। इसमें जॉर्डन भी है, इसमें इजिप्ट भी है, इसमें सऊदी अरबिया भी है, लेबनान भी है, सीरिया भी है। 6 मुल्क हैं जो आते हैं, जिसके बारे में हक्काबी कह रहा है कि अगर इन सब पे कब्जा कर ले इजराइल तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है? इजराइल की भूख ईरान को हराकर खत्म नहीं होगी। इजराइल की भूख फलस्तीन पर कब्जा करके पूरी नहीं होगी। इजराइल की भूख तब पूरी होगी जब लगभग 70% मिडिल ईस्ट पर वो कब्जा कर ले, जिसमें सऊदी अरबिया का भी इलाका है, मिस्र का भी इलाका है, इजिप्ट का भी इलाका है, जॉर्डन है, लेबनान को पूरा पूरा खा जाना है, सीरिया को तकरीबन पूरा खा जाना है। इन सारे मुल्कों पर कब्जा करने के बाद शायद इजराइल की भूख मिटे, या फिर बचा कुचा जो मिडिल ईस्ट है वो भी इजराइल कब्जा करना चाहे। यह बात मिडिल ईस्ट को समझनी चाहिए। उसके लिए इजिप्ट बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इजिप्ट की सेना मजबूत है। उसके लिए टर्की बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि टर्की की सेना मजबूत हो रही है। उसके लिए सऊदी अरबिया भी बहुत बुरा है क्योंकि गाहे बगाहे वो फलस्तीन के सवाल उठाता रहता है। उसके लिए कौन अच्छा है? उसके लिए सिर्फ यूएई अच्छा है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने कहा था कि मैं यूएई से बहुत खुश हूं क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो सब यूएई ने किया, कई बार उससे ज्यादा किया। तो यूएई के अलावा पूरा मिडिल ईस्ट जो है फिलहाल उसके लिए बुरा है, और कल को जब बाकी सब पर कब्जा हो जाएगा तो वो यूएई को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब जो बात यहां बैठे बैठे मुझे पता है, या आपको पता है, या दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को पता है, क्या वो मिडिल ईस्ट के लीडर्स को नहीं पता है? क्या सऊदी अरबिया के लीडर नहीं जानते कि इजराइल की निगाह उनकी जमीन पर भी है? क्या सीरिया के लीडर नहीं जानते? क्या जॉर्डन के लीडर नहीं जानते? क्या इजिप्ट के लीडर नहीं जानते? सब जानते हैं।
बस अपनी अय्याशी के चक्कर में अमेरिका के हाथों अपनी रीढ़ की हड्डी जिस तरह से रख चुके हैं, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यही वजह है कि अगर ईरान कमजोर होता है इस जंग में, अगर ईरान हारता है इस जंग में, तो अगला नंबर इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से किसी कंट्री का होगा, और तब कोई नहीं होगा जो इनके हक में बात कर सके, कोई नहीं होगा जो इजराइल को इन पर कब्जा करने से रोक सके। अमेरिका किसी भी हाल में फाइनली इजराइल के साथ ही खड़ा होगा। तो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज इस जंग को रुकवाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी अपनी समझ है कि फुल फ्लेज वार तो कतई ये नहीं चाहेंगे। छोटी मोटी झड़प शायद ये चाहें कि छोटी मोटी झड़प हो जाए ताकि ईरान थोड़ा सा कमजोर हो जाए, लेकिन ईरान कई बार क्लियर कर चुका है कि छोटी बड़ी झड़प नहीं होगी, जब जंग होगी तो पूरी जंग होगी। उधर बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हुई अमेरिका में। मैं तो उसको बोर्ड ऑफ थीव्स कहता हूं, लुटेरों का बोर्ड, जो फलस्तीन को लूटने के लिए बनाया गया है। बाकी सब तो जो इसमें हुआ वो हुआ, ट्रंप बात सुनते सुनते सो गया। लेकिन इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में न्यूक्लियर वेपन रखने वाले इकलौते मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ का जो बर्ताव था, वो देखकर किसी को भी शर्म आनी चाहिए। मैं तो साउथ एशिया का हूं, इतने पर ही मुझे शर्म आ रही है। अगर आप अरब हैं या पाकिस्तानी हैं तो वाकई आपको शर्म आनी चाहिए। जब ट्रंप सामने खड़ा था तुरंत उन्होंने सलाम कर दिया। एक बार मीटिंग में ट्रंप ने बोलते बोलते उनका नाम लिया तो तुरंत ऐसे खड़े हो गए जैसे ट्रंप के गुलाम हो। और जिस ट्रंप ने यह दावा किया कल रात को कि सीरिया पर अल जोलानी का कब्जा मैंने करवाया है, जो ट्रंप गजा के अंदर क्या क्या हुआ उन सब में शामिल है, उस ट्रंप के बारे में खड़े होकर कहते हैं कि वो तो अमन का पैगंबर है। ये शहबाज शरीफ है, और इन शहबाज शरीफ के ऊपर अगर गजा के लोग या कोई और भरोसा कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ ये बोलेंगे या कभी कोई मदद करेंगे, तो फिर इन वीडियोस को देखने के बाद उसके समझ में आ जाना चाहिए कि शहबाज शरीफ गद्दी पर क्यों है। और जब आप ये याद करें कि शहबाज शरीफ गद्दी पर क्यों हैं, तो आप इमरान खान को भी याद कर लें कि वो गद्दी से क्यों हटाए गए। इजराइल की कोशिश है कि मुसलमानों को लड़ाओ। ये जितनी आग लगी हुई ना मुसलमान दुनिया में, आप इसके पीछे कहीं ना कहीं जाएंगे तो इसराइल होगा, क्योंकि इसराइल की बड़ी सिंपल कोशिश ये है कि वो ये आपस में लड़ते रहें और ये कमजोर होते रहें। ईरान इराक की लड़ाई करवाई, फिर इराक को तबाह करवाया, इसके पीछे है वो। अब इन दोनों को जब बीइंग अ स्टेट्समैन दोनों का जी बताइए, अब इन दोनों, हमारा अगर मुसलमानों के दुश्मनी की कोशिश है कि इन आपस में लड़ाएं और शिया सुन्नी के बीच में, हमारी कोशिश होनी चाहिए इनको इकट्ठा रखें। मेरा ये दूसरा इतराज है। इमरान ने कभी इजराइल का साथ नहीं देना था। इमरान लगातार फलस्तीन की बात कर रहे थे, इसीलिए न केवल उनको गद्दी से हटाया गया, बल्कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि उनको जेल में डाल दिया गया, जहां बेहद इनह्यूमन कंडीशंस में उनको रखा गया है। बहुत सारे लोगों का तो यह कहना है कि बेनजीर को भी जब मरवाया गया था तो उसमें अमेरिका का हाथ था। अब बहुत सारी थीरीज हैं, उन पर बात करना बेकार है, लेकिन पाकिस्तान का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि ज्यादातर मुल्क जो गजा पीस कमेटी की मीटिंग में बैठे हुए थे, उनका फिलहाल यही हाल है। सोचिए, गजा में अब सिक्योरिटी की बात हो रही है कि गजा की सिक्योरिटी होगी, कौन देखेगा? 20,000 सैनिक होंगे आईडीएफ के, यानी इजराइल के 20,000 सैनिक वहां पर होंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो, अल्बानिया के सैनिक वहां पर होंगे, और जो पुलिस फोर्स होगी वो इजिप्ट और जॉर्डन की होगी। तो गजा पर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें गजा का एक आदमी नहीं होता है। गजा के सिक्योरिटी की बात होती है, इसमें गजा का एक आदमी नहीं होगा। तो फिर काहे की आजादी की बात कर रहे हैं, काहे की फलस्तीन की बात कर रहे हैं? दरअसल गजा में सिर्फ इजराइल का काम आसान किया जा रहा है, सैनिक लगाए जा रहे हैं ताकि फलस्तीनी दोबारा उठकर अपने मुल्क की आजादी की डिमांड ना कर सके। और ईरान चूंकि इन फलस्तीनियों के साथ शुरू से है, इसलिए अमेरिका की निगाह में खटकता है, इसीलिए इजराइल की निगाह में खटकता है। खैर, ईरान न तो हमास है न हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह की बात चली है तो लेबनान का भी एक छोटा सा किस्सा आपको सुना ही दूं। लेबनान पर कल ईरान ने हमला किया, काफी लोग मारे गए। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये पूरी फैमिली
पूरी तरह से खत्म कर दी गई। और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ट्विटर पर एक बयान लिखकर रह गए कि यह गलत है, हमारे ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि जब वो गए थे साउथ लेबनान, किसी ने पूछ लिया था कि तुम जब हमें रोक नहीं पा रहे हो, हमारे ऊपर हमला नहीं रोक पा रहे हो, हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो हिजबुल्लाह से हथियार किस मुंह से मांग रहे हो? तो खामोश होकर कार में बैठकर चले गए थे। तो ये जो अमेरिका के पिट्ठू जितने लीडर्स अरब में लीडर बन के बैठे हुए हैं, ये अपनी जनता की भी रक्षा नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपने पैसों की रक्षा कर सकते हैं, अपनी कुर्सियों की रक्षा कर सकते हैं। और अगर ये जंग 2-4 दिन 10 दिन में होती है तो इनमें से बहुतों की विदाई इस जंग के बाद तय है। देखिएगा मिडिल ईस्ट का चेहरा हमेशा के लिए कैसे बदल जाएगा। तब तक जो जो अपडेट्स आती रहेंगी मैं कोशिश करूंगा वो सारी अपडेट्स आपको करता रहूं, बताता रहूं मैं आपको। मैं तो यही मनाऊंगा कि रमजान का जो पाक महीना है उसमें किसी तरह की जंग शुरू ना हो। मैं तो यही मनाऊंगा कि कोई डील हो जाए ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। लेकिन मेरे या आपके मनाने या दुआ करने से क्या होगा? आजकल तो होता वही है जो शैतान चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।